सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि देश में क्या चल रहा है। आप कहेंगे चुनाव चल रहे हैं और क्या चल रहा है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि चुनाव में भी सबसे ज्यादा क्या चल रहा है। जो हो रहा है हम वही आपके सामने रखेंगे। एक आरोप लगता है कि देश में सियासत हमेशा हिंदू मुसलमान पर आकर अटक जाती है। घूम फिरकर राजनीतिक दल इसी पर आ जाते हैं, इससे आगे बढ़ते ही नहीं। इस चुनाव को भी देखें तो बात डेवलपमेंट से शुरू हुई थी, फिर इस पर आ गई कि विकास में भी किसका विकास हो रहा है, किस कैटेगरी का, किस धर्म का, किस जाति का हो रहा है। यहीं से प्रचार में मजहबी मुद्दों ने एंट्री ली। आरक्षण से बाद धार्मिक आरक्षण पर आ गई। फिर यह आया कि एक धर्म की संपत्ति दूसरे धर्म को ना दे दी जाए, आपकी विरासत आपके बाद कहीं दूसरे मजहब वालों में ना बांट दी जाए। और आज का अपडेट यह है कि 80-20 का बंटवारा करने वाली यह राजनीति धार्मिक आरक्षण से होते हुए गजवाए हिंद तक पहुंच गई है। बेसिक सवाल यह है कि हिंदू मुसलमान वाली यह खुराक सिर्फ चुनाव तक सीमित है या फिर इसका ग्राउंड पर भी असर जा रहा है। इसे चेक करने के लिए हम सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। आपने अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे विवादों की लिस्ट में अहमदाबाद के निष्कलंकी नारायण तीर्थ धाम का नाम पहले नहीं सुना होगा, लेकिन अब देखिए ये वहीं की तस्वीरें हैं। इस तीर्थ की जमीन पर एक दरगाह भी है। दावा है कि 600 साल पुरानी है ये। इसे लेकर हिंदू मुसलमान कोर्ट में भी भिड़ रहे हैं, लेकिन अचानक ही ये झगड़ा फ्लोर पर आ गया। इसके बाद जो हुआ वो इन तस्वीरों में है। पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये यूपी के बागपत की है। एक हिंदू और एक मुस्लिम परिवार के बीच एक दीवार को लेकर विवाद था, लेकिन उसके बाद मोहल्ला 2 खेमों में बंट गया और हिंदू वर्सेस मुसलमान वाली पिक्चर बन गई। छतों से ईंट पत्थर फेंकने का ये ट्रेंड नया नहीं है। लोग गुत्थम गुत्था हो गए, डंडे पत्थर सब चले इस झगड़े में। आदमियों से आदमी और महिलाओं से महिलाओं ने जमकर मारपीट की। तीसरी तस्वीर यूपी के फर्रुखाबाद की है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि तुमने मेरी साइकिल को हाथ क्यों लगाया, लेकिन यहां भी बात बढ़ते बढ़ते हिंदू मुसलमान में बंट गई। छतों पर यहां भी ईंट पत्थर तैयार थे, मानो पहले से पता हो कि एक दिन यह नौबत जरूर आएगी। रात के वक्त दोनों तरफ से लोग जमा हो गए। पथराव में कई लोग घायल हो गए। चौथा मामला यूपी के बरेली का है। यहां आपको मारपीट नहीं दिखेगी, लेकिन हिंदू मुसलमान वाला एंगल यहां भी था। मामला यह था कि एक हिंदू लड़की को किडनैप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। रिपोर्ट लिखाने के लिए परिवार थाने पहुंचा, लेकिन हिंदू संगठन इसलिए पहुंच गए क्योंकि आरोपियों में मुस्लिम लड़कों का नाम आ रहा है। अब हम इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से में आते हैं। अभी जो तस्वीरें आपने देखी, क्या वो गजवाए हिंद की छोटी छोटी निशानियां हैं? क्या इन झगड़ों से यह मैसेज भी निकाला जा सकता है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रह ही नहीं सकते, और रहेंगे तो ये सब तो होगा ही? क्या देश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी का कम होना और मुसलमानों की हिस्सेदारी का बढ़ना, यही इस तरह के झगड़े फसाद की जड़ है? जब कोई कहता है कि हिंदू इस देश में कम होते गए और मुसलमान बढ़ते गए तो यह देश के एक और विभाजन का आधार बनेगा, तो इस तर्क में कितना दम है? कल डीएनए में हमने आपको खबर दिखाई कि देश की आबादी में हिंदुओं का हिस्सा 8% घट गया है और मुसलमानों का हिस्सा 43% तक बढ़ गया है। हमने दिखाया था कि 65 वर्षों में आबादी में हिंदुओं का हिस्सा 84.68% से घटकर 78.06 हो गया और मुसलमानों का हिस्सा 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गया। इस रिपोर्ट के बाद यह मुद्दा फिर छिड़ा है कि संसाधनों पर पहले हक की बात हो, संपत्ति के बंटवारे की बात हो और देश की डेमोग्राफी बदलने के आंकड़े हो। क्या यह सब गजवाए हिंद का ही हिस्सा है? क्योंकि अब बहस धार्मिक आरक्षण से होकर गजवाए हिंद के डर तक पहुंच गई है। ये जो रिपोर्ट आया है ये चिंताजनक है। जो अभी पूरे दुनिया में एक साजिश चल रहा है भारत को भी गजवाए हिंद बनाने का। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। संख्याएं
इतनी स्पष्ट और शार्प होती हैं कि शब्दों से तो धुंधला नहीं कह सकता। मगर इससे महत्वपूर्ण बात है, ये हुआ कैसे वो तो अलग बात है। अब मैं कांग्रेस से पूछना चाहूँगा कि संख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात करने वालों से मैं पूछूंगा कि भाई जिसकी जिसकी संख्या भारी होती जाएगी उतना ही आरक्षण बढ़ाते चले जाओगे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति आचार संहिता लगी तो उस समय ये कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आ रही है भाई? इस पे तो इसी को सीधे सीधे एक आना चाहिए, क्योंकि वो क्या छाप रहे हैं क्या नहीं छाप रहे हैं, क्या आंकड़े हैं वो, किसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं, हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की किवायत हुई है। ये उसी का एक साक्ष्य है, ये उसी का एक परिणाम। ये आंकड़े जो उन्होंने दिए हैं ये 2015 तक की क्यों दिए हैं, 24 तक की क्यों नहीं दिए? 24 के आंकड़े अगर देते तो उसमें फर्टिलिटी रेट मुसलमानों का पहले से कम हो रहा है। जब फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है तो आबादी बढ़ कैसे रही है? क्यों भ्रम फैला रहे हैं जनता के अंदर, क्यों हमारे हिंदू भाइयों को डरा रहे हैं? आगे बढ़ने से पहले आपको संक्षेप में बताते हैं कि गजवाए हिंद क्या है। इस्लाम में गजवा शब्द का अर्थ युद्ध होता है। गजवाए हिंद का अर्थ है हिंदुस्तान से युद्ध। 4 हदीसों में गजवाए हिंद का जिक्र हुआ है। यहां युद्ध मतलब भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। चुनाव में मजहबी रंग का घुलना और उसके बीच इस रिपोर्ट का आना, इस टाइमिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या आबादी में हिस्से की रिपोर्ट बंटवारे को और बढ़ाने के लिए लाई गई है? देश के आम नागरिक इस पर क्या कहते हैं, आपको वो भी सुनना चाहिए। दोनों पर लगाम रखना चाहिए। मुस्लिम की जो आबादी बढ़ी है तो जब तक बराबरी नहीं होगा तो कैसे होगा? मान लो मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है, हिंदू की आबादी घट रही है, जबकि ये हिंदू राष्ट्र है अपना। इस पे दुखद की बात है कि मुसलमान अपने आप में बढ़ाया जा रहा है, उस पर लगाम कसा जाए, उस पर जनसंख्या के नियंत्रण कानून को लागू किया जाए। हिंदू को भी समझना चाहिए कि अपना राष्ट्र हिंदू है। हिंदुओं की आबादी जो कम हुई है उसका कारण ये है कि कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन करा है। कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन करा जिसके कारण हिंदुओं की आबादी कम हुई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपने देखा होगा कि आजकल हमने जो एक चल रहा है कि सिर्फ 2 ही बच्चे करने चाहिए, लेकिन हिंदू इस बात को मानता है कि वो सिर्फ 2 ही बच्चे करता है। लेकिन मोमडेंस में और जो कास्ट होती है उनमें ऐसा हो रहा है कि उनमें ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो उसकी वजह से उनकी आबादी ज़्यादा बढ़ रही है। ये एक भय और डर का जो माहौल पैदा किया जा रहा है ना, 50 साल बाद मुसलमानों की आबादी इतनी हो जाएगी कि वो इस मुल्क पे राज करेंगे, ये एक डराने वाली बातें हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हम इससे ज़्यादा कुछ महसूस नहीं करते। मुसलमानों का डेटा अगर बढ़ा है या घटा है या हिंदुओं का जो भी हुआ है तो उससे फ़र्क क्या गिरता है? फ़र्क तो ये गिरता है कि समाज में रोजगार कितना है, पब्लिक के लिए जो सहूलतें हैं वो बढ़ी है कि घटी है, उस पर बात होनी चाहिए। आबादी में हिस्सेदारी पर राजनीतिक दलों का क्या कहना है और आम लोग क्या कह रहे हैं, दोनों को आपने सुना। अब हम इस खबर के तीसरे हिस्से पर आते हैं कि ले देकर हिंदू मुसलमान की बहस ही क्यों। मोटे तौर पर जो दिखता है वो ये है कि सियासत में मजहबी रंग घोलना किसी एक राजनीतिक दल की पसंद नहीं है। बयानों को खंगाल कर देखेंगे तो पाएंगे कि चुनाव में मजहबी फ्लेवर सभी को सूट करता है। बीजेपी की नेता और महाराष्ट्र के अमरावती से उसकी उम्मीदवार नवनीत राणा का बयान इसका सबूत है। नवनीत राणा हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का प्रचार करने गई हुई थी। इसी दौरान अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए उन्होंने ओवैसी ब्रदर्स यानी असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन को 15 सेकंड वाला चैलेंज दे डाला। पहले आप ये भाषण सुने, फिर हम इसका जवाब भी आपको सुनाएंगे। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। हैदराबाद 40 साल से ओवैसी खानदान का गढ़ है। 20 साल से खुद असदुद्दीन ओवैसी यहां से लोकसभा सांसद हैं। राज्य में उनकी राजनीति के प्रतिनिधि उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, जो विधायक हैं। अकबरुद्दीन ने 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो ये वाला बयान वर्ष 2013 में एक बैठक में दिया था। एक बार आपको वो भी सुनना चाहिए। अरे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। छोटे ओवैसी ने 15 मिनट का चैलेंज दिया था, जिस पर नवनीत राणा ने 15 सेकंड की बात कही। अब इस पर बड़े ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी का भी जवाब सुने। उन्होंने कहा कि आप पूरा 1 घंटा लीजिए। मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए, आप बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है। हम तो तैयार हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है, करिए ना। बल्कि हमको बता दीजिए कहां पे आना, हम आ जाते हैं। इसमें हैदराबाद की उम्मीदवार माधवी लता भी एक पक्ष है, क्योंकि नवनीत राणा उन्हीं का प्रचार कर रही थी। माधवी लता ने कहा कि नवनीत राणा के शब्द कुछ हो सकते हैं, लेकिन भाव गलत नहीं था। हम किसी को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है। हम चुटकी मारकर 15 मिनट के पुलिस हटाने के बात नहीं कहते हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि भैया 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। ये जो भड़काऊ भाषण में मत आओ। सबका साथ, सबका विकास और विकसित भारत की ओर जाना है। एक 15 मिनट ही लगेंगे आपको जाके वोट डाल के आने के लिए, ये था उनका कहना। लेकिन नवनीत राणा का कहना है कि उन्होंने 15 मिनट के बदले 15 सेकंड का चैलेंज दिया है, तो इसमें कुछ गलत नहीं किया। नवनीत राणा ने जी न्यूज से खास बातचीत में और क्या कहा वो भी सुनिए। हमें हिंदुस्तान से प्रेम है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। इस माटी को माथे पे लगाकर हम अपनी शुरुआत करते हैं। इन्हें कह दीजिए, ओवीसी जी को कह दीजिए, ओवीसी के छोटे और बड़े को दोनों को कह दीजिए कि इन्होंने अपने शब्दों में कह देना चाहिए भारत माता की जय। तो इन्होंने कभी अपना मुंह नहीं खोला, तो कभी अपनी शब्दों से भारत माता की जय बोलते हुए मैंने 5 सालों में नहीं देखा है। इन्होंने 15 मिनट मांगे थे। मैं मेरे स्टेटमेंट के साथ आज भी उसी तरीके से डटी हूं कि इन्होंने 15 मिनट मांगे थे। और जिस देश में हम रहते हैं और इस देश को हम प्यार करने वाले लोग हैं, तो इनको 15 मिनट लगते होंगे, हमें सिर्फ 15 सेकंड लगते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। जिस तरीके से ये राजकारण हैदराबाद में कर रहे हैं, पूरे देश में हेट्रेड फैलाने की कोशिश पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। पार्लियामेंट में 3 तलाक की बात होती है, तो इनके बयान जब आते हैं, 33% आरक्षण जब महिलाओं को देने की बात आती है, तो ओबीसी एक ऐसे मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो इसका विरोध करते हैं। ये मोदी जी ने जो आरक्षण देने का काम किया महिलाओं को, उसका भी विरोध किया, 3 तलाक का भी विरोध किया, 370 का भी विरोध किया। राम भगवान के मंदिर के लिए भी ओबीसी ने खुलेआम विरोध किया। उन्होंने कहा बाबरी थी, बाबरी है और बाबरी रहेगी। राम मंदिर था, राम मंदिर है और राम मंदिर रहेगा। इसी नारे के साथ ये देश कितने सालों से काम कर रहा है। और जिस देश में आप रहते हैं, उस देश के पार्लियामेंट में रहते हैं, उस पार्लियामेंट के हर प्रोसीजर को आपने हमेशा नकारा है। भारत माता की जय आपको बोलनी नहीं है, आप क्या विकास करेंगे? आप सिर्फ हेट्रेड स्पीच के लिए हर जगह जाते हैं। मैंने तो बहुत सरल तरीके से कहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में पुलिस को हटाइए, 15 मिनट हम लोगों को दीजिए। मैंने तो बहुत सरल तरीके से कहा है, जिस हिंदुस्तान से हम प्रेम करते हैं, जिस हिंदुस्तान की माटी से हम प्रेम करते हैं, आपको 15 मिनट लगते होंगे। जो बाहर से आकर हम लोगों को दम दे रहे हैं, हम लोगों को धमका रहे हैं, तो हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। हम तो भगवान के भक्त हैं, हम उन्हें मान के इस क्षेत्र में आए हैं, लोगों की सेवा करने आए हैं। तो मुझे लगता है हम धमकियों से नहीं डरते। उन्हें ये बताना बहुत जरूरी है। वो सोचते हैं कि उन्होंने कोई भी चीज मंच पे आएंगे, धमका के चले जाएंगे और इस देश के लोग बर्दाश्त कर। हम भक्त जरूर है, हम हिंदू लोग शांत जरूर है, पर किसी की धमकियों का उत्तर नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। कोई अगर आस्था पे बात करेगा मेरे, तो उसे जवाब जरूर दिया जाएगा। हम जिस देश में रहते हैं ना, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेरा कर्तव्य मुझे बताता है, वो मैं अच्छे से तरीके से अपने क्षेत्र में जरूर करती हूँ। यहां आपको थोड़ी सी जानकारी देना और जरूरी है।
अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2013 में जब 15 मिनट की धमकी वाला भाषण दिया तो उन्हें 40 दिन जेल में गुजारने पड़े थे, लेकिन 2022 में उन्हें सेशन कोर्ट ने यह कहकर क्लीन चिट दे दी कि पुलिस ने जो वीडियो पेश किया वो अधूरा था। पुलिस पर आरोप लगे कि उसने छोटे ओवैसी को बचाने के लिए ऐसा किया और तब से यह मामला हाईकोर्ट में है। तो आप सोचेंगे कि यह बरी होने वाली बात बैरिस्टर ओवैसी ने आज क्यों नहीं कही? तो इसका जवाब है 11 साल पुराना मुद्दा फिर जाग गया। इसमें उनका कौन सा लॉस है?